हेलो दोस्तों, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SM इंग्लिश क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले सेंटेंस को आपको ठीक से पढ़ लेना है और जो है सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आज मैं कराने वाला हूं वो सभी के सभी क्वेश्चंस टेंस बेस्ड हैं, यानी कि आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि एरर जो है वहीं पर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, वाई आर रमित नॉट कुकिंग फूड टुडे? आज रमित खाना क्यों नहीं पका रहा? आपको यहां पर यह देखना है कि जो रमित है, रमित जो है किसी का नाम है और रमित जब किसी का नाम है तो नाम तो सिर्फ एक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आर लिखी गई है वो गलत है। इसके हिसाब से आपको रमित के अकॉर्डिंग इज लगाना है। इसीलिए जो एरर है वो पहले, यानी कि जो बी पार्ट है उसमें एरर है और तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बोला जाएगा कि वाई इज रमित नॉट कुकिंग फूड टुडे। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एट प्रेजेंट काव्या इज नॉट स्टडिंग एज शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। एट प्रेजेंट का मतलब है इस समय। इस समय काव्या पढ़ नहीं रही क्योंकि शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। एज का मतलब क्योंकि वह गार्डन में खेल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सेंटेंस में कहीं भी किसी भी पार्ट में एरर है। तो ये जो सेंटेंस है वो नो एरर है और इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो ई ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, बढ़ते आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3। नोनी, एक नाम यहां पर दिया गया है। नोनी हैड ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि जब एवरी नाइट यहां पर दिया गया है तो एक रूटीन की बात करता है और जब भी हम किसी रूटीन, किसी हैबिट की बात करते हैं तो सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट से डिनोट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस सेंटेंस को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हेड दिया गया है वो गलत दिया गया है, इसलिए आप इस हेड को हटा देंगे जिससे ये सेंटेंस है वो एररलेस हो जाएगा और सेंटेंस कुछ इस तरीके से बोला जाएगा कि नॉनी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट। तो जो एरर है वो ए पार्ट में एरर है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते दोस्तों आगे और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाइल दे वर हैविंग डिनर लाइट्स वेंट आउट। आप इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। वाइल दे वर हैविंग डिनर, जब वो डिनर कर रहे थे, लाइट्स वेंट आउट, तो लाइट्स जो है चली गई, यानी कि बत्ती जो है चली गई। तो ये जो सेंटेंस है मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का एरर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही, सटीक है। इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो ई है, यानी कि ए में जो दिया गया है ई, वही इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आई वुड कंप्लीटेड माई वर्क इन अ वीक्स टाइम। एक चीज मैं यहां पर बता दूं, जब भी आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ देखते हैं कि इन अ वीक्स टाइम, इन अ ईयर्स टाइम, इन अ मंथ्स टाइम, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो शब्द हैं वो फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को इंडिकेट करते हैं। तो ये जो सेंटेंस आप देखो यहाँ पर कंप्लीटेड भी लिखा हुआ है, तो इस बात से ये पता चल जाता है कि ये जो कंप्लीटेड है वो परफेक्ट है और इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आने चाहिए। आई, ये वुड को हटा करके आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क इन अ वीक्स टाइम, यानी कि एक हफ्ते के समय के अंदर मैं अपने काम को कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो जो एरर है वो ए पार्ट में एरर है और जो ए पार्ट है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6वें क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं।
शी डिड नॉट ओपन, देखिए यहीं से ये गड़बड़ हो गई कि शी डिड नॉट, सेंटेंस जो है वो पास्ट में दे रखा है, डिड नॉट है वो डू की सेकेंड फॉर्म यानी कि डिड नॉट, और ये पास्ट को इंडिकेट करती है। तो शी डिड नॉट ओपन, जब पास्ट के लिए हमने डिड नॉट को पहले से ही रख लिया है, पास्ट में हम डिड नॉट को जब लिख रहे हैं तो ओपन जो है वो गलत लिखा गया है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन होनी चाहिए, तो इसमें से जो ईडी है उसको उठा करके ओपन यहाँ पर लिखना होगा, और फिर सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि शी डिड नॉट ओपन डोर बिकॉज शी वॉज वॉशिंग हर हेयर। तो जो एरर है वो ऑप्शन जो इसका जो पार्ट बी है वो एरर है, और जो पार्ट बी ऑप्शन जो दिया गया है वो ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते दोस्तों आगे और देखते हैं अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। नैना किसी लड़की का नाम है। नैना फाउंड, नैना ने पाया, दैट की हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड। अब देखिए यहाँ पर जो अगला सेंटेंस होना चाहिए वो पैसिव फॉर्म में होना चाहिए कि नैना ने पाया कि उसका जो पर्स था वो, सॉरी पर्स नहीं, यहाँ पर पॉकेट है, माफी चाहूंगा। नैना फाउंड दैट हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड, यानी कि नैना ने पाया कि उसकी जो पॉकेट थी वो कट चुकी थी। अब ऐसा तो नहीं कि पॉकेट किसी को काटेगी, यानी कि पॉकेट को ही कटना होगा, यानी कि पॉकेट हैड बीन जो पिक्ड है वो जो सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में, और हमें पैसिव फॉर्म में ही सेंटेंस चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल एररलेस सेंटेंस है, कोई भी दिक्कत इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, तो नैना फाउंड, नैना ने पाया, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है कि हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड, तो ये सेंटेंस जो वो एररलेस सेंटेंस है, और एररलेस होने का मतलब है कि इसमें जो ई पार्ट है वो ऑप्शन सही होना चाहिए, तो ऑप्शन जो ई है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाय टुमारो इवनिंग, देखिए टुमारो से ये पता चलता है कि ये कल की बात कर रहा है, यानी कि आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा है, और जब बाय किसी टाइम के साथ में लिख दिया जाता है तो उसका मतलब होता है तक, यानी कि बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। जब कल शाम तक की बात कर रहा है और ये बाय जब यूज कर लेते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पास्ट में ये सेंटेंस है और पास्ट में बाय दिया है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस को लिखा जाएगा। अगर फ्यूचर का कोई टाइम दिया और फ्यूचर के टाइम के साथ में बाय लगा दिया गया है तो समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा। आगे देख लेते हैं हम क्या लिखा है। बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक, माई अंकल रवि वुड रीच, गलत दिया गया है, यहां पर लिखना चाहिए माई अंकल रवि विल हैव रीच्ड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो एरर है वो सी पार्ट में एरर है, यहां पर ये चीजें हटा करके विल हैव आपको लिखना होगा। तो सी पार्ट में एरर है और सी पार्ट जो ऑप्शन नंबर डी में इसको रखा गया है, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आप इसको एक बार गौर से पढ़ने की कोशिश करें कि वी डिड नॉट गो आउट, वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए, एज क्योंकि इट वॉज स्टिल रेन, गलत है। देखिए वॉज को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वॉज है वो अपने साथ में कंटिन्यूअस यानी कि आईएनजी फॉर्म लेता है, तो स्टिल रेन जो लिखा गया है, रेन की जगह पर रेनिंग शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनता कि वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए, एज क्योंकि इट वॉज स्टिल रेनिंग। तो ऑप्शन यानी कि जो डी पार्ट है, डी पार्ट में इसका एरर है, और डी पार्ट जो है ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे जैसे ही मैंने सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस नंबर 10, और सेंटेंस नंबर 10 क्या कहता है कि सचिन हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी। यहाँ पे आप पढ़ने का प्रयास करें, सचिन हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक एगो, सचिन ने एक हफ्ते पहले सेंचुरी लगाई थी। तो इसका मतलब एक हफ्ते पहले लगाई थी, और एगो शब्द से पता चलता कि सेंटेंस पास्ट में है, और पास्ट का होने की वजह से जो हैज है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत लिखी गई है, इसको हटा देंगे और बाकी का पूरा सेंटेंस सही होगा। सचिन स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक एगो, ये सेंटेंस सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर जो एरर यहाँ पर दिया गया है वो ए पार्ट में एरर दिया गया है, और ऑप्शन जो लगेगा तो ए जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर। देखिए कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब है टू विजिट समवन, किसी के पास में जाना।
तो व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैं उसके पास गया, शी डूइंग हर असाइनमेंट। तो सेंटेंस को पढ़कर के आप समझ सकते हैं कि व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैं उसके पास गया, शी डूइंग नहीं, शी वॉज डूइंग हर असाइनमेंट, वह अपना असाइनमेंट कर रही थी। तो आपको यहाँ पर वॉज का यूज करने की जरूरत है। जो सब्जेक्ट शी है उसके बाद में वॉज आपको यहाँ पर लिखना होगा, और इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, शी के बाद में वॉज आपको यहाँ पर लिखना है, तभी ये सेंटेंस सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं कि माई कजिन हैज बीन ओनिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। ये जो सेंटेंस है भाई साहब बहुत ही गलत तरीके से लिखा गया है। ये जहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है ओन, ये वर्ब ऑफ पोजेशन है, यानी कि ये बताते हैं कि अधिकार आपका। वर्ब ऑफ पोजेशन क्या करते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले लेता हूं। आपका जैसे कंप्राइज हो गया, आपका हैव हो गया, आपका बिलोंग हो गया, आपका कंटेन हो गया। इस तरीके के जो वर्ब्स हैं वो वर्ब्स ऑफ पोजेशन कही जाती हैं, और इनका कभी भी कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस में इनको नहीं लिखा जाता, कंटिन्यूस में इनको कभी भी यूज नहीं किया जाता। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है। इसका जो सही आंसर होगा किस तरीके से होगा कि माई कजिन हैज बीन ओनिंग, गलत है। माई कजिन हैज ओन्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो यहाँ पर हैज बीन को हटा करके यहाँ पर सॉरी हैज तो लगा रहेगा, लेकिन बीन और जो ओनिंग है उसको हटाएंगे और सेंटेंस लिखेंगे कि माई कजिन हैज, और यहाँ पर हैज के साथ में आपको थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ओन्ड शब्द का इस्तेमाल करना होगा। माई कजिन हैज ओन्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई कुड नॉट अटेंड द बोर्ड्स मीटिंग, मैं बोर्ड की जो मीटिंग थी उसको अटेंड नहीं कर पाया, एज क्योंकि आई वॉज अनवेल। तो ये जो सेंटेंस है पूरा सही और सटीक है, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन जो ई है वो इसका सही आंसर होगा। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इंडिया हैज वन फ्रीडम इन द ईयर 1947। आपको अच्छे तरीके से पता है कि भारत को जो आज़ादी मिली थी वो 1947 में मिली थी, और एक ये पास्ट इवेंट को इंडिकेट करता है, इसलिए जो हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है वो गलत है। इसलिए इसका जो एरर है वो ए पार्ट में एरर है, हैज का यूज हम नहीं करेंगे। सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि इंडिया वन फ्रीडम इन द ईयर 1947। आई होप कि ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को हम ले लेते हैं। आई यूज्ड टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाया करता था, और यूज्ड टू आपको पता है पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है। आई यूज्ड टू गो टू द पार्क एवरी डे, मैं हर दिन पार्क जाया करता था। व्हेन आई वर यंग, तो देखिए आई के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो वॉज का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर जो लिखा गया है वो वर लिखा गया है, इसलिए जो एरर है वो वर की जगह पर वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और जो एरर है वो ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहीं पर इसी ऑप्शन में लिखा गया है कि व्हेन आई वर यंग। तो यहाँ पर आपको सही करना है व्हेन आई वॉज यंग। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16, 16वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द न्यूज ऑफ सुशांत डेथ हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। फिर से एक बार पढ़िए, द न्यूज ऑफ सुशांत डेथ, यानी कि सुशांत की जो डेथ की खबर है, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट, अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। तो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, सटीक है। पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस को लिखा जाना चाहिए था, और ऐसे ही उसको लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर नो एरर लगा दूंगा। ई पार्ट यानी कि ई जो ऑप्शन है वही इसका सही है, क्योंकि इसमें कोई भी एरर यहाँ पर नहीं दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17वें क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अ सम ऑफ ₹2.5 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़ रुपीस का जो टोटल है, अ सम ऑफ 2.5 करोड़ हैज सैंक्शनड, गलत। यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है कि 2.5 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन कर दिया गया है। तो 2.5 करोड़ रुपया ने सैंक्शन नहीं किया गया। 2.5 करोड़ रुपया सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो 2.5 करोड़ रुपये यानी कि जो 2.5 करोड़ रुपए है, अब इस सेंटेंस को कैसे लिखा जाना चाहिए, इसको पैसिव फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। अ सम ऑफ ₹2.5 करोड़ हैज बीन सैंक्शन, यानी कि हैज के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है बीन, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। अ सम ऑफ ₹2.5 करोड़ हैज बीन सैंक्शनड
टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2.5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जो एरर है, एरर की जहां पर बात करते हैं ऑप्शन की, तो बी पार्ट में इसकी एरर है, बी ऑप्शन में इसकी गलती दी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 18वें क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम पढ़ लेते हैं। लॉरी मेकर फाउंडर हेड ऑफ चीता कंजर्वेशन इन नामीबिया। ठीक है, लॉरी मेकर जो कि इसका सब्जेक्ट है, लॉरी मेकर फाउंडर है, फाउंडर और हेड भी है ऑफ चीता कंजर्वेशन इन नामीबिया। विजिटेड इंडिया लास्टेड फेब्रुवरी। ये सेंटेंस यहां पर गलत है, लास्टेड फेब्रुवरी का कोई मतलब नहीं बनता। लास्टेड की जगह पर आपको लिखना चाहिए था लास्ट फेब्रुवरी। जो अंतिम, जो पिछली फेब्रुवरी थी, लॉरी मेकर जो फाउंडर हैं चीता कंजर्वेशन नामीबिया के, उन्होंने विजिट किया था इंडिया में अब पिछली फरवरी में। ठीक है, तो जो एरर है वो कहां पर होगा, ऑप्शन ए, विजिटेड इंडिया लास्ट फरवरी की जगह पर आपको लास्ट फरवरी लिखना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आ जाते हैं। द नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड का मतलब आपको अच्छे से समझ में आता होगा, राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी जो कि हमारा मोर है। द नेशनल बर्ड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसल, तो क्रॉप का प्लूरल यहां पर बना कर दिया गया है फसलें। एट अ नेसेंट स्टेज, एट अ नेसेंट स्टेज का मतलब होता है शुरुआती अवस्था में, शुरुआती स्तर पर। तो द नेशनल बर्ड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट अ नेसेंट स्टेज एंड कॉज ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर्स। देखिए एक बात यहां पर समझने की जरूरत है कि आपको, कोई इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो द नेशनल बर्ड है। अब ऐसा नहीं कि जो नेशनल बर्ड है उसने एक ही बार फसल को डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद में कभी नहीं किया, ये गलत है। क्योंकि जो नेशनल बर्ड है और वो फार्मर्स को नुकसान करने की बात कर रहे हैं, तो एक ये रूटीन है उनका, मतलब वो करते ही रहते हैं ऐसा। तो ये जो सेंटेंस है ना, वो पास्ट के अपेक्षा प्रेजेंट में ज़्यादा सुटेबल होगा। और डिस्ट्रॉयड की जगह आप यहाँ पर लिखिए डिस्ट्रॉयज। ठीक है, डिस्ट्रॉयज यहाँ पर जब आप लिखेंगे तब ये सेंटेंस पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि द नेशनल बर्ड डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स एट अ नेसेंट स्टेज एंड कॉजेज, और यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट दिया है, कॉज यहां पर लिखा गया है, आपको यहां पर लिखना है कॉजेज ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर्स। तो कॉज में भी आप यहां पर क्या करेंगे, एस लगा लेंगे, है ना, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा, कोई भी एरर यहां पर नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि डिस्ट्रॉयड की जगह पे यहां पर डिस्ट्रॉयज लिखना सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और ये आपका अंतिम प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। द एशियाटिक चीताज, समझ रहे, द एशियाटिक चीताज, एशिया का एडजेक्टिव बना करके लिखा गया है, द एशियाटिक चीताज विच वंस रोम्ड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एशियाटिक जो चीता कभी जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूमा करते थे, आर नाउ फाइंडिंग, ना ये गलत है, ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, आर नाउ फाउंडेड इन ईरान। ठीक है, तो फाइंडिंग की यहां पर, फाइंडिंग की जगह पर फाउंडेड जब शब्द लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही होगा, सटीक होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को लिखा जाएगा, इस सेंटेंस को लिखा जाएगा, द एशियाटिक चीताज विच वंस रोम्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर नाउ फाउंडेड इन ईरान। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा, सटीक होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चंस आपने एंजॉय किए होंगे। और मैं बिल्कुल दावे के साथ में ये कह सकता हूँ कि एयरफोर्स वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए और एसएससी सीजीएल के जो प्रीलिम्स के स्टूडेंट हैं, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।